हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं जिनके आज मैं उत्तर देने आई हूँ आप लोगों को। तो मुझे बहुत सारे प्रश्न नहीं कहूँगी, कुछ प्रश्न आए हैं जैसे कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की, मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, मैं कैसे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम बचा पाई, फिर मैंने किन किन पुस्तकों से अध्ययन किया। तो इस तरीके के बहुत से प्रश्न हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने अपने जेआरएफ क्वालिफाई होने की जो भी मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई वो सभी आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। और पेपर 1 भी मैंडेटरी है क्योंकि उससे भी 50 प्रश्न आते हैं, तो उस पर भी पूरा ध्यान रखें और खूब मेहनत करें। एक बार में नहीं होगा तो दूसरे बार में ज़रूर होगा, दूसरे बार में भी नहीं होगा तो तीसरे बार में डेफिनेटली हो ही जाना है। तो हार ना माने, मेहनत करते रहें, ज़रूर आपका जेआरएफ होगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो मुझसे सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया था, तैयारी कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। तो जो ये प्रश्न है उसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने तैयारी कर लिया है तो प्रैक्टिस के लिए आप शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर करते जाइए। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक होगा वो क्लियर होते जाएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। और पीवाईक्यू हर एक दिन में एक पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए ताकि आप पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर ले। और टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यू होते हैं तो उसको भी ज़रूर करिए। और टॉपिक पढ़ने के लिए तो शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, और अगर शॉर्ट्स नोट्स नहीं बना पाते तो पुस्तक में अगर आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी होगी, जो भी गाइड पुस्तक रखी होगी उसके साइड्स में भी मुख्य बिंदु दिए रहते हैं, तो उससे भी आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के फिर पीवाईक्यू कीजिए, तो उससे भी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आया था कि आपने अपना सिलेबस कितने समय में कंप्लीट किया, आपको कितना टाइम लगा आपके सिलेबस कंप्लीट करने में। तो मुझे अपना पूरा सिलेबस जो हिंदी साहित्य है उसको कंप्लीट करने में 2 से ढाई महीने लगे। क्योंकि मैंने इतने जल्दी कैसे सिलेबस कंप्लीट किया, तो इसका रीज़न एक ही था कि हम लोग जब मैं पीजी में थी तो हम लोग का जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम था वो जून में ही था, और जो नेट का एग्ज़ाम था वो भी जून में था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में पढ़ी और दिन रात करके मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो मुझे ढाई से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। कहते हैं ना, जब प्रेशर आता है तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सह सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने दिन रात करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। तो इधर मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था, कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो उसको मैंने प्रैक्टिस के दौरान कंप्लीट किया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप दिन रात करके लग जाए तो, लेकिन वो सब एक जैसे नहीं होते, सबका पर्सनालिटी अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन 6 महीने के अंदर अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर ले ताकि जो सिलेबस है वो आपको याद रहे। फिर नेक्स्ट प्रश्न था कि मैंने कहाँ से स्टडी की, कौन से ऐप से मैंने प्रैक्टिस किया। तो मैंने अपना सिलेबस खुद ही कंप्लीट किया है पूरा। मैं ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ती थी, और हमारे यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे उनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेती थी, तो उससे मेरा सारा कवर हो जाता था। और यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप लोग चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप लोग कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना सब्सक्रिप्शन के भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। मैंने अपना नेट इसी तरीके से क्लियर किया था, 2 से ढाई महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, और पूरा का पूरा जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसको मैं सॉल्व उस वक्त नहीं कर पाई थी, लेकिन पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब से ही कवर किया था, और उसके कारण मेरा नेट भी क्वालिफाई हो गया था। और मेरा जेआरएफ सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन से रह गया था जून वाले अटेम्प्ट में, तो उसको भी मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर वाले में
अच्छे से क्लियर कर लिया। तो मेरा जेआरएफ भी दिसंबर वाले अटेम्प्ट में हो गया, दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम में। फिर अगला प्रश्न है कि फ़र्स्ट पेपर के लिए आपने नोट्स से पढ़ा या फिर आपने किसी चैनल को फॉलो किया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हम लोग का जो हिंदी साहित्य वालों को फ़र्स्ट पेपर थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हम लोग जो है हिंदी साहित्य पूरा पढ़ते हैं और इधर बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि बहुत थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, और हिंदी में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो लगता ही है। तो जो हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे तरीके से समझ लेते हैं उनके लिए पेपर 1 डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि 10 टॉपिक है पेपर 1 में, तो किसी 4 टॉपिक को आप ऊपर पढ़िए और 6 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका जो 6 टॉपिक है उसे 30 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो जाए, 30 क्वेश्चन तक तो एटलीस्ट सही हो जाए। तो इस तरीके से मैंने किया था। मैंने भी 4 टॉपिक्स जो थे मुझे जो थोड़े डिफ़िकल्ट लगते थे उनको साइड कर दिया था, और 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। पूरा थ्योरी वाइज मैंने पढ़ा था, मैंने कहीं भी प्रैक्टिस नहीं किया पेपर 1 के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पेपर 1 सही नहीं हो सकता है, 17, 18, 19 उससे ज़्यादा सही नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने पूरे थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया पेपर 1 का, तो मेरा जो इस बार मार्क्स आया था पेपर 1 में वो 27 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे। तो इस तरीके से मेरा पेपर 1 भी इस बार अच्छा रहा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मुझसे कि आपने किन किन पुस्तकों से अध्ययन किया है अपने जेआरएफ के लिए। तो सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य में बहुत सारी पुस्तकें हैं और सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है वो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ एक एक करके कि मैंने किन किन पुस्तकों से अध्ययन किया है। जब मैंने नेट के विषय में सुना था तो उस वक्त मैंने 2019 में मुझे पता चला था, तो मैंने उस वक्त खरीदा था अरिहंत की पुस्तक मैंने खरीदी थी। मैं इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। अरिहंत की पुस्तक मैंने अरिहंत की यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 अरिहंत की पुस्तक मैंने खरीदी थी उस वक्त, और इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सारांश रूप में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें कविताएं बहुत अच्छे से दी हुई हैं, और कविताएं मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। और सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो टेक्स्ट रचनाएं हैं वो इसमें सिर्फ सारांश रूप में दिया गया है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिमेरिट मुझे इसमें लगा। हो सकता है नए संशोधन में ऐसा ना हो, नए संशोधन में अच्छे से दिया हुआ हो, लेकिन इसमें मेरे पास जो अरिहंत की पुस्तक है उसमें केवल सारांश ही दिया गया है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट रचनाओं में दिक्कत हुआ यूनिट 6 से लेकर 10 तक में। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी पुस्तक है। पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र बहुत डिटेल में दिया हुआ है, फिर भाषा विज्ञान और भी हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर आपको इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि अरिहंत में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो अरिहंत मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले इसे मैंने ख़रीदा है, तो ये काफ़ी अच्छी है, मुझे पढ़ने में भी अच्छी लगी। उसके बाद दूसरी पुस्तक जो मैंने खरीदी थी वो खरीदी थी मैंने पांडेयन पांडे की पुस्तक मुझे किन्हीं ने कहा था कि आप ख़रीद ले इसे। यूजीसी में उस वक्त 2018-19 के टाइम पे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे, तो मुझे रिकमेंड किया गया कि आप इसे ख़रीद ले। तो उस वक्त तो मैं एलिजिबल थी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त ग्रेजुएशन में ही थी, तो मैं ख़रीद ली इसे। लेकिन मुझे उतना कुछ इसमें वो खास लगा नहीं, बस हाँ वस्तुनिष्ठ है, आपको डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें भाषा विज्ञान अच्छे तरीके से दी हुई है। मुझे इसमें भाषा विज्ञान जैसे देवनागरी लिपि के विषय में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक ये है, वस्तुनिष्ठ है, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट पंक्ति भी इसमें बहुत सारी दी हुई हैं। पढ़ने पे है किसे कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगी, ऐसा नहीं कि बुरी है, लेकिन मैं उतना इसे पढ़ी नहीं, उतना ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए नहीं रहा, क्योंकि मैंने थ्योरी ही बहुत पढ़ लिया था, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था तो कि मैं इसको पूरा पढ़ पाती। तो उसके बाद मैंने वो थी दृष्टि की पुस्तक, मैंने अपना नेट क्लियर होने के बाद ख़रीदा था। मुझे पता चला कि इसमें टेक्स्ट रचनाएँ बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने दृष्टि को ख़रीद ली। क्योंकि मेरे 1-2 प्रश्न की वजह से जेआरएफ रह गया था पिछली बार, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा 1-2 प्रश्न से फिर से जेआरएफ रह जाए, इसीलिए मैंने दृष्टि की भी पुस्तक खरीद ली। और देखिए इसको मैंने अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, साइड में रेड लाइनिंग जो आपको दिख रही है, ताकि ये कहीं से फटे ना। और ये पुस्तक सच में वाकई बहुत अच्छी है,
टेक्स्ट रचनाओं की बात करूँ तो टेक्स्ट रचनाएं बहुत अच्छे से दी हुई है। इसमें पात्रों के विषय में, पात्रों के संवाद और भी जितनी भी मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर बात करें अरिहंत और पांडे एंड पांडे दोनों का मिक्सचर अगर देखा जाए तो आपको दृष्टि में मिलेगी। दृष्टि बहुत अच्छी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक जो मैंने अपने तैयारी के दौरान पढ़ी वो थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य की इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है अगर आप लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो। मैंने तो इसे 3 से 4 बार पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। 2 बार तो खुद से पढ़ी थी जो समझ नहीं आया मुझे। तीसरी बार मैंने यूट्यूब से सीरीज़ देख के पढ़ा तो काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद फिर से मैंने एक बार पढ़ा ताकि कहीं कोई प्रश्न गलत ना हो जाए मेरा। देखिए किस तरीके से मैं पूरे पुस्तक में अंडरलाइन करके रखती हूँ ताकि कहीं भी कुछ भी ज़रूरत पड़े, कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये तुरंत खोलूँ और तुरंत मिल जाए। तो मैं कहीं एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह में इसे नहीं लिखी हूँ, डायरेक्टली पुस्तक में ही इसे भी मैंने कवर कर लिया है ताकि ये फटे ना। आखिर हमारा हिंदी साहित्य का ये मूल ग्रंथ माना जाता है, तो इस कारण हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक ज़रूर पढ़े। इससे बहुत प्रश्न आते हैं। इससे इस बार भी 4 से 5 प्रश्न आए थे जिसमें से मेरा एक प्रश्न शायद गलत हो गया था। तो एक प्रश्न गलत हो गया था, भूमिका से थी, वो भूमिका से ही सारे प्रश्न थे, लगभग 3-4 प्रश्न। तो एक प्रश्न मेरा गलत हो गया था, मिस्टेक से गलत हो गया था। नहीं वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, मैं नहीं पढ़ी थी और हाँ में ही टिक मार दी, तो उसके कारण ये गलत हो गया था मेरा एक प्रश्न। बाकी सारे सही हुए थे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद जो मैंने पुस्तक पढ़ी जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी, सबसे ज़्यादा मेरे एमए के दौरान भी और मैंने जब नेट की तैयारी की तो उसके दौरान भी, ये थी इग्नू की पुस्तक। मैंने इग्नू की सारी पुस्तक लगभग सारी पुस्तक इग्नू की पढ़ ली हूँ मैं। जितनी भी इग्नू की पुस्तक है ये मुझे कहीं से मिल गई थी तो मैं उसे ले आई कि नहीं मुझे दे दो, मुझे वैसे भी नेट की तैयारी करनी है, तो मैं मांग के ले आई थी। तो देखिए मैं ये कविता वाली पुस्तक है मुख्य रूप से मेरे पास अभी। तो देखिए किस तरीके से मैं कविताओं को भी लिख के इसी में ही लिख के याद करती थी। पेंसिल से इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि वो मिट जाती है, तो इसलिए मैं पेन से ही रेड ब्लू जो भी पेन मिल जाए सबसे लिख के इसी में याद कर लेती, इसी में लिख लेती थी। यूट्यूब से पढ़ती थी या फिर कहीं और से भी पढ़ के, खुद से भी पढ़ के, तो सब इसी में है। और जो इसमें नहीं थे कविताएं उनको मैंने PDF के रूप में निकाल लिया और उससे पढ़ा। तो इग्नू की पुस्तक ने बहुत हेल्प किया इसमें। अगर किसी रचना या रचनाकार के विषय में है तो इग्नू के पुस्तक में सब कुछ दिया हुआ है, तो उससे रचना और रचनाकार के विषय में आपका गलती नहीं होगा। तो मेरा भी इसी कारण मैं बच गई हर बार। रचना रचनाकार प्लस जितने भी कविताएं हैं सब इसी के कारण से बची मैं, इग्नू के वजह से। बहुत अच्छे से इसमें इग्नू की पुस्तक में भावार्थ भी दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको इसमें क्या कहना चाह रहा है कविता सारांश के रूप में भी इसमें है। कविता भी पूरी की पूरी कविताएं हैं और सारांश रूप में क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाहते हैं, फिर आलोचक क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो इग्नू की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। सारी की सारी पुस्तकें इग्नू की, केवल एक कविता वाली नहीं, सारी की सारी पुस्तकें। उसके बाद मैंने खरीदी थी ये पुस्तक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। AGP की एक ही क्वेश्चन बैंक है जिसमें आंसर भी दिया हुआ रहता है और प्रश्न भी दिया रहता है। तो मुझे इस तरीके की पुस्तक पर्सनली पसंद नहीं आई क्योंकि आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। मतलब अगर केवल क्वेश्चन एक जगह रहता और आंसर एक जगह रहता ना तो वो बेनिफिट होता है, लेकिन सारे आजकल जो भी सॉल्व करने के लिए आजकल आते हैं पुस्तक उसमें ऐसे ही दिया रहता है। चाहे आप यूथ की खरीदिए, चाहे आप AGP की खरीदिए, और भी पब्लिकेशन की पुस्तकें होंगी, मुझे 2 ही पता है तो मैं 2 ही बता रही हूँ। तो इसको भी मैंने लिया था, लेकिन इसे मैंने एक बार भी जून तक मैंने इसे बिल्कुल भी छुआ तक नहीं। उसके बाद दिसंबर वाले टाइम पे मैंने पीछे से सॉल्व करना शुरू किया 2007 से। मेरे में 2007 से दिया हुआ है, तो 2007 से मैं 2022 तक दिया हुआ है इसमें तक आई। 2007 से 2022 तक आई, वैसे ही प्रैक्टिस कर करके ढक के आंसर करती थी। तो प्रैक्टिस इससे की, बहुत की। तो ये आप लोग चाहे तो ये भी खरीद सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को टेक्स्ट रचनाएं बहुत पढ़नी है। मैंने भी सारी की सारी टेक्स्ट रचनाएं तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैंने नाटक की सारी टेक्स्ट रचनाएं पढ़ी हैं, जैसे भारत दुर्दशा
एक और द्रोणाचार्य, प्रसाद की कामायनी काव्य महाकाव्य भी मैंने पूरी पढ़ रखी है। फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद की भी पूरी पढ़ी है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, सारी जितनी भी और भी जो भी नाटक की पुस्तकें हैं सभी की सभी मैंने पढ़ रखी है। चाहे वो अंजू दीदी हो, आधे अधूरे, और भी जितनी पुस्तकें हैं मैंने सारी लगभग नाटक तो मैंने सारी पढ़ रखी है। प्रसाद की भी नाटक मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैंने ध्रुव स्वामिनी पूरी पढ़ी है, लेकिन मैं चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नहीं पढ़ पाई पूरी, क्योंकि वो बहुत लंबी मोटी मोटी पुस्तकें थे, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं उसको लाइन टू लाइन पढ़ पाती। लेकिन हाँ, दृष्टि में संवाद वगैरह अच्छे से दिया हुआ है कि किसका क्या संवाद है, तो मैं वहाँ से मैंने संवाद वगैरह कुछ याद कर लिया था, और कौन कौन से पात्र हैं, किससे क्या संबंध है, इस तरीके से। तो वहाँ पे प्रश्न गलत तो नहीं हुए थे मेरे। तो इस तरीके से मैंने नाटकों को भी कंप्लीट किया था। फिर कहानी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहानी की पूरी पीडीएफ ही निकाल ली थी, और कहानी भी वैसे ही मैं पीडीएफ पे ही पढ़ते जाती थी, लिखते जाती थी। कुछ अगर शब्द के अर्थ है तो उसको अंडरलाइन कर लेती थी, कुछ अगर स्थान है तो उसको अंडरलाइन कर लेती थी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे वो सब चीज़ें मुझे याद आ सके। तो वो सब हो गए। फिर जो निबंध थे, निबंध के भी मैंने सारे के सारे पीडीएफ निकाल लिए थे। निबंध को भी लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से पढ़ा। फिर अन्य गद्य विधाएं हैं, उनको भी मैं यूट्यूब से पूरा अच्छे से डिटेल में जो पढ़ाते थे उन लोगों से पढ़ी, और फिर खुद से दृष्टि वाले में या फिर अन्य गद्य विधाओं में अगर मेरे पास कोई पतली पतली जैसे कहानियाँ हो गई अन्य गद्य विधा में, फिर छोटे छोटे जो पतले पतले रचनाएँ थे उनको भी मैंने पढ़ लिया था। तो उस तरीके से कंप्लीट हो गया। और जो नहीं पढ़ पाई मोटी मोटी पुस्तकें हैं उनको सारांश रूप में, उनमें क्या मुख्य है, क्या तथ्य है, जिस तरीके से एनटीए प्रश्न पूछते हैं उस तरीके से मैंने पढ़ा था। और फिर बच गई आपकी उपन्यास। उपन्यास भी मैंने लगभग बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़ लिया, जैसे झूठा सच हो गया, फिर एक शेखर एक जीवनी, फिर आपका बंटी, और भी जो पतली पतली रचनाएं हैं उनको मैंने, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब जो उपन्यास है वो सब मैंने पतली पतली उपन्यासों को एमए के दौरान ही कंप्लीट करते गई, क्योंकि मुझे निश्चिंत रूप से तय था कि मुझे एमए कंप्लीट करते करते ही अपना जेआरएफ ले लेना। तो मेरा एमए भी कंप्लीट हो गया, जेआरएफ भी हो गया, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी हो गई, तो दोनों साथ साथ मैंने क्लियर कर लिया। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी था वो आप लोगों के साथ शेयर की, और मैं इस तरीके से ही पढ़ती थी। पहले मैंने सारा डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद हर दिन एक कहानी, एक नाटक, एक उपन्यास, एक अन्य गद्य विधा, एक निबंध, इस तरीके से डेली एक मतलब उसको शॉर्ट्स नोट्स जो भी आप कहीं पे भी बनाए, चाहे पुस्तक में बनाए चाहे कॉपी में बनाए, हर दिन ऐसे पलट पलट के देख लेना है। और फिर प्रश्न उससे रिलेटेड टेलीग्राम में कीजिए, या फिर किसी ऐप में अगर आप कर रहे हैं तो उस ऐप में भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से, लेकिन प्रश्न ज़रूर कीजिए। मैं आपको बता दूँ कि मैं हर दिन 200 से 300 प्रश्न करने लग गई थी लास्ट के 2 महीने में, मतलब दिसंबर वाले एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से मैंने 200, 300 प्रश्न एक दिन में किया है। पहला तो 2 सेट में मारती थी, जो कि हिंदी का ही रहता था। हिंदी के 2 सेट में डेली मारती थी। जून वाला जो सेट हो गया, फिर मार्च में जो एक बार एग्ज़ाम हुआ, मार्च में नहीं फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, 3 बार हुआ है ना 2023 में एग्ज़ाम, तो मार्च फरवरी वाला, जून वाला, फिर उससे पहले वाले सारे 2-2 सेट डेली मारती थी, दोनों शिफ्ट का। फिर जो चीज़ मुझे लगता था कि मेरे इस शिफ्ट में ज़्यादा गलत है, तो 2 दिन छोड़ के फिर उस शिफ्ट को मारती थी, उस शिफ्ट का प्रश्न सारा कंप्लीट करती थी। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट किया, और सारे जो पीडीएफ में निकाली थी, क्वेश्चन सिर्फ निकाल ली थी, और आंसर जो बाद में होता है वो वाले पीडीएफ मैंने निकाल लिए थे कि प्रश्न एक साथ हो, मैं एक साथ 100 प्रश्न कर लूँ, बाद में आंसर टिक करते जाऊँगी। इस तरीके से मैंने अपना पूरा प्रैक्टिस किया, पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि मैंने इस तरीके से ही पढ़ाई की है। और मैंने कुछ चीज़ रटा नहीं है, मुझसे रटी जाती नहीं चीज़ें, सब चीज़ें मैंने समझा है, और बार बार देखने से वो दिमाग में बैठ जाता है, तो रटा कुछ भी नहीं है मैंने। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रश्न पूछना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के शेयर कर सकूँ। तो जून वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब मैं अपने वीडियो यहीं एंड करती हूँ, काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।